हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने आज रसायन विज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ जल का आयनिक गुणनफल, अम्ल तथा भस्म और पीएच मान के विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नया वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। आइए हम लोग इसके विषय में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग रसायन के अम्ल और क्षार चैप्टर के ये छोटे छोटे टॉपिक है, इनके विषय में जान रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत जल का आयनिक गुणनफल, अम्ल तथा भस्म और पीएच मान के विषय में आज हम जानेंगे। देखिए, जो जल है, जल का जो आयनन है बहुत कम होता है। जल का आयनन बहुत कम होता है और कितना होता है, लगभग 550 लाख अणुओं में से 550 लाख अणुओं में से एक अणु जल आयनित होता है। लगभग कितने से, 550 लाख अणुओं में से। यानी यदि हम इसको एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित करें, H2O आयनित करें तो दो प्रकार के आयनों में H आयन और OH आयन में टूट जाता है। H आयन और OH आयन में दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है। अब यदि इसका गुणनफल निकालें तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये हो गया। इसको हम इधर ले आए तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। ये जो ब्रैकेट का चिन्ह है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये किसका चिन्ह है, सांद्रता का चिन्ह है। जहां पर H आयन क्या है, ये ब्रैकेट में H आयन साम्यावस्था पर H आयन की सांद्रता है, साम्यावस्था पर OH आयन की सांद्रता है और साम्यावस्था पर H2O की सांद्रता है। ठीक है। और हम जानते हैं कि सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। किसी भी आयन की सांद्रता को हम किस में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में। मोल प्रति लीटर के द्वारा हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है। और इसको शॉर्ट में यम लिखते हैं। ठीक है। जैसे लिखा गया 7m, ठीक है, 7m लिखा गया तो क्या हो जाएगा, 7 मोल प्रति लीटर। ठीक है। या लिखा गया 10 की घात -5 यम, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात -5 मोल प्रति लीटर। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है। अब जल के सांद्रण को यदि स्थिर माना जाए तो क्या हो गया, जल तन विलयनों में जो जल का सांद्रण होता है वो 55.55 यम होता है। ठीक है, 55.55 यम होता है। ये किसका है, तन विलयनों में H2O की सांद्रता है। तन विलयनों में H2O की सांद्रता है कितनी, 55.55 यम। ये सांद्रता है H2O की। अब यदि हम इसको क्या लिख दें, इसको लिख दें KW, क्या लिख दें इसको, KW। तो KW इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। यानी KW क्या है, जल का आयनन स्थिरांक है। जहां KW क्या है, एक स्थिरांक है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जल का आयनन स्थिरांक। जल का आयनन स्थिरांक कहेंगे किसको, KW को जल का आयनन स्थिरांक कहेंगे। ये हो गया। अब ये क्या है, ये इसके गुणनफल को प्रदर्शित करता है, किसके, H आयन और OH आयन के गुणनफल को ये प्रदर्शित करता है। अतः इसको जल का आयनिक गुणनफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल किसको, KW को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। अच्छा, इसकी चालकता मापी गई, विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए और इसकी क्या मापी गई, चालकता मापी गई। किसकी, जल में चालकता मापी गई
तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो जल का आयनिक गुणनफल है वो Kw इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। इसका मान होता है 1 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, यानी जो H आयन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। ये मापा गया। ठीक है, ये मापा गया। अब यदि इसमें से हमको H आयन की सांद्रता मालूम हो तो हम OH आयन की सांद्रता निकाल लेंगे, OH आयन की सांद्रता मालूम हो तो हम H आयन की सांद्रता को निकाल लेंगे। ठीक है, यानी ये उपयोगी है किसमें, अभी आप पढ़ेंगे पीएच मान पढ़ेंगे तो उसमें इसका उपयोग आएगा। यानी यदि हमको किसी भी आयन की सांद्रता मालूम हो, किसी विलयन में H आयन की सांद्रता मालूम हो तो हम OH आयन की सांद्रता निकाल सकते हैं, और OH आयन की सांद्रता मालूम हो तो हम H आयन की सांद्रता को निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई। अब दूसरे पर आ जाते हैं, अम्ल और भस्म। अम्ल और भस्म पर आ जाते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, एक वैज्ञानिक हुए आर्हीनियस, उन्होंने अम्ल और भस्म की परिभाषा दी, अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर H आयन देते हैं। जल में घोलने पर H आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते। वो क्या है, उनको क्या कहा इन्होंने, अम्ल कहा। ठीक है, जो जल में घोलने पर H आयन दे वो क्या है, अम्ल है। और भस्म वो है जो जल में घोलने पर क्या दें, OH आयन, वो क्या है, भस्म है। उनको क्या कहा, भस्म कहा। आर्हीनियस ने जल में घोलने पर यदि H आयन दे तो उनको उन्होंने क्या कहा, अम्ल कहा, और यदि OH आयन दे तो भस्म कहा। आइए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे CH3COOH है, इसको यदि घोला जाए, आयनित किया जाए तो CH3COO आयन प्लस H आयन। अब ये क्या है, H आयन दे रहा है तो ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, इसी तरह HCl को लिया जाए, HCl H आयन और प्लस Cl आयन, ये भी H आयन दे रहा है तो ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी अम्ल है। इसी तरह एक उदाहरण HNO3 H आयन प्लस NO3 आयन, नाइट्रेट आयन, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी H आयन दे रहा है, यानी ये भी क्या है, ये भी अम्ल है। यानी जो H आयन दे वो अम्ल है, लेकिन जो OH आयन दे, इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। भस्म का भी उदाहरण देख लेते हैं। जो क्या दे, OH आयन दे, जैसे NaOH, सोडियम आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, OH आयन दे रहे हैं तो ये क्या है, ये OH आयन दे रहा है तो ये क्या है, ये हो गया भस्म हो गया, ये भस्म हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त NH4OH ये भी क्या है, अमोनियम आयन और प्लस OH आयन, तो ये भी क्या है, ये भी भस्म है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी एग्जाम्पल हैं, KOH है एक उदाहरण, और KOH ये भी प्लस OH, तो ये भी OH आयन दे रहा है तो ये भी क्या है, ये भी भस्म है। ठीक है, लेकिन ये सभी जगह फिट नहीं है। जैसे जो जल में विलेय हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो जल में विलेय नहीं है उनके लिए अम्ल और क्षार को इस तरह हम परिभाषित नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, उसके लिए आधुनिक अवधारणा आई और दो वैज्ञानिक हुए, ब्रांस्टेड और लॉरी। दो वैज्ञानिक हुए, ब्रांस्टेड और लॉरी।
ब्रांस्टेड और लारी, इन्होंने जो परिभाषा दी वो प्रोटॉनों के आधार पर दी, प्रोटॉनों के आधार पर, ठीक है। इन्होंने दी प्रोटॉनों के आधार पर। इन्होंने कहा कि जो अम्ल हैं वो प्रोटॉन दाता हैं। अम्ल किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन दाता है। और भस्म किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन ग्राही हैं। प्रोटॉन ग्राही को हम क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। यानी जो एच को ग्रहण करे, प्रोटॉन क्या है? एच है, तो ये क्या करे? जो प्रोटॉन को ग्रहण करे वो क्या है? भस्म है। और जो प्रोटॉन दे वो क्या है? अम्ल है, ठीक है। अब इस आधार पर उन्होंने परिभाषित किया। एक उदाहरण देख लेते हैं। HCl प्लस H2O, ये हो गया। तो ये क्या हो गया? H3O आयन और प्लस Cl। यानी इसने क्या किया? इसको H आयन दे दिया, तो ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। इसने इसको H आयन दिया और बन गया क्या? हाइड्रोनियम। क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो ये क्या है? अम्ल है। अब NH3, ठीक है, NH3 ये हो गया। अब ये बन गया अमोनियम आयन प्लस OH। अब इसने क्या किया? H आयन को ग्रहण किया। इसने इसमें से H आयन को ग्रहण किया। H आयन को ग्रहण करने के बाद अब ये क्या बन गया? ये बन गया भस्म। क्या बन गया? भस्म। यानी जो प्रोटॉन को ग्रहण करे, H आयन को ग्रहण करे, वो भस्म है। और जो प्रोटॉन को दे वो क्या है? अम्ल है। यहां इसने प्रोटॉन को दिया इसको, तो ये क्या है? अम्ल है। यहां इसने प्रोटॉन को इससे ग्रहण किया, तो ये क्या है? भस्म है। ये हो गया, ठीक है। ये आधुनिक परिभाषा है। अब अविलेय पदार्थ, जैसे कि हमने आपको पहले ही चर्चा की कि जल में विलेय ही नहीं बल्कि जल में अविलेय पदार्थों को भी हम अम्ल और भस्म की कैटेगरी में इस परिभाषा के द्वारा बांट सकते हैं। ब्रांस्टेड और लॉरी की परिभाषा के अनुसार बांट सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। C6H5N प्लस HN, ये हो जाएगा C6H5NH आयन। अब ये क्या कर रहा है? H आयन ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? ये H आयन ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या है? ये अम्ल है। सॉरी, H आयन ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या है? भस्म है। क्या है? ये भस्म है। H आयन ग्रहण करे जो, यानी प्रोटॉन ग्रहण करे वो क्या है? भस्म है। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं। C6H5OH प्लस OH आयन, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C6H5O प्लस H2। ये क्या है? ये एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये लिक्विड। अब ये क्या कर रहा है? ये H आयन इसको दे रहा है। ये जो H आयन है, ये H है, ये कहाँ निकल के गया? यहाँ निकल के गया। यानी इसको दे रहा है। जब इसको दे रहा है तो ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। यहां ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है ये चयन, तो ये क्या है? भस्म है। ये चयन ये ग्रहण कर रहा है तो भस्म है। और ये चयन दे रहा है इसको, H2O बन रहा है, तो ये क्या है? अम्ल है, ठीक है। ये हो गया। इसके अतिरिक्त एक परिभाषा और देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं। ये तो हो गया जल में अघुलनशील। अब यदि हम आयनों को भी अम्ल और भस्म में बांट सकते हैं, जो आयन हैं उनको भी अब हम अम्ल और भस्म में बांट सकते हैं। जैसे अमोनियम आयन प्लस H2O, ये बन गया NH3 प्लस H3O आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या बन गया? ये एक्वस, ये क्या हुआ? एक्वस,
एक्वस मीन्स हमने पहले ही आपको बताया, एक्वस मीन्स जल में घुला हुआ, यह है लिक्विड और यह है एक्वस, यानी जो जल में घोला जाए। यह आयन कहाँ घुला हुआ है? जल में घुला हुआ। अब ये क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन आयन इसको दे रहा है, यानी प्रोटॉन इसको दे रहा है। तो ये क्या है? प्रोटॉन दाता क्या है? प्रोटॉन दाता क्या है? प्रोटॉन दाता अम्ल है। और ठीक है, प्रोटॉन दाता क्या है? ये अम्ल है। और प्रोटॉन ग्राही क्या है? क्षार है या भस्म है। क्षार और भस्म में भी अंतर है, अभी आपको हम एक परिभाषा बताएंगे, अम्ल और क्षार और भस्म में अंतर। ठीक है, ये हो गया। इसके अतिरिक्त फिर एक और ले लेते हैं परिभाषा, कार्बोनेट प्लस H2O, कार्बोनेट आयन, ये बन गया HCO3 आयन प्लस OH आयन। ये हो गया एक्वस, ये भी हो गया एक्वस, जल में घुला हुआ, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया एक्वस। अब ये देखिए, ये CO3 क्या कर रहा है? इसमें से H आयन को ग्रहण करके HCO3 बना रहा है, यानी ये प्रोटॉन क्या है? ये प्रोटॉन ग्राही है। और हमने क्या कहा? प्रोटॉन ग्राही जो होते हैं वो क्या होते हैं? भस्म होते हैं। यानी ये क्या है? अब ये भस्म है, ये इससे प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या है? इसलिए भस्म है। एक बात अभी हमने आपको बताई कि भस्म क्या है और क्षार दोनों में अंतर है। अंतर है, स्पष्ट परिभाषा है, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। भस्म और क्षार में अंतर। ठीक है, ये NaOH, इसके पास क्या है? इसको आयनित किया जाए तो सोडियम आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसके पास क्या है? OH आयन है। ऐसे भस्म जिनके पास कम से कम एक विस्थापनीय, परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, ऐसे भस्म जिनके पास कम से कम एक विस्थापनीय OH आयन उपस्थित हो, ऐसे भस्मों को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ऐसे भस्मों को हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, जैसे एक और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे KOH। ठीक है, बात समझाई? तो ये भी क्या है? ये भी क्षार है। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण NH4OH, ये भी क्या है? ये भी भस्म भी है और क्षार भी है। यानी ऐसे भस्म जिनमें कम से कम एक विस्थापनीय OH आयन उपस्थित हो, ऐसे भस्मों को हम क्या कहेंगे? ऐसे भस्मों को हम क्षार कहेंगे। लेकिन NH3 क्या है? ये एक भस्म है, लेकिन इसके पास कोई OH आयन नहीं है। इसके पास OH आयन नहीं है, तो ये क्या है? भस्म है लेकिन क्षार नहीं। NH3 क्या है? भस्म है लेकिन क्षार नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम pH मान पर। pH मान बहुत इंपॉर्टेंट है। pH मान किसको व्यक्त किया जाता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है। pH मान, जो pH मान है वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, H आयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है। व्यक्त करने की विधि है। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम pH मान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक हुए सोरेनसन। इन्होंने इस विधि को विकसित किया। किसको? pH को, pH मान को। और इसकी सांद्रता को किसमें व्यक्त करते हैं?
मोल प्रति लीटर में। किस में व्यक्त करते हैं? मोल प्रति लीटर में। अभी हमने आपको पहले ही बताया, जस्ट इससे पहले बताया कि हम इसकी सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं pH इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, इन्हीं से इनकी परिभाषा भी बन जाती है। पहले फार्मूले से परिभाषा, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उसका pH मान कहते हैं। पहली परिभाषा लिख लीजिए, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उसका pH मान कहते हैं। दूसरी परिभाषा, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उसका pH मान कहते हैं। दो परिभाषाएं हो गई। ठीक है, बात समझ आई? अब एक और परिभाषा है, एक और, कंसंट्रेशन ऑफ HN इज इक्वल टू 10⁻⁻ log pH। ठीक है, अब इससे जो परिभाषा बनी वो हम अपने आप से लिखा देते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को यदि हम 10 की ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त करें, सुन लीजिएगा, 10 हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को यदि हम 10 की ऋणात्मक घात के रूप में व्यक्त करें तो 10 की ऋणात्मक घात की संख्या उसका pH मान कहलाती है। यहाँ जो संख्या होगी, जो नंबर होगा 10 की माइनस घात का, वही क्या होगी? pH होगी। तो ये तीन परिभाषाएं हो गई। ठीक है, अब एक उदाहरण यदि हम ले लें, यदि एक एग्जाम्पल ले लें, यदि किसी आयन में कोई प्रश्न है, यदि किसी विलेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता एचायन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻12 है तो उसका pH मान क्या होगा? ठीक है, लगा लेते हैं जल्दी, चाहे जिस सूत्र में रख लीजिए, इसको रखेंगे, इस सूत्र में रखेंगे, डायरेक्ट आ गया 12, डायरेक्ट क्या आ गया? 12 आ गया। ठीक है, लेकिन इस सूत्र में रखें तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ HN इज इक्वल टू माइनस लॉग, ये हो गया 10 टू की पावर कितना? -12, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 12 इधर आ गया तो 12 log 10, log 10 का मान 1 होता है तो बराबर 12, यानी pH इज इक्वल टू 12, ये हो गया। ठीक है, यदि इस फॉर्मूले में रखें pH इज इक्वल टू तो log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HN, ये हो जाएगा log 1 अपॉन 10 टू की पावर -12, इसको ऊपर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10 की पावर 12, इधर आ जाएगा 12 इंटू log 10, log 10 का मान 1, तो pH इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 12। यानी किसी भी फार्मूले से लगाइए तुरंत हमको pH मान प्राप्त हो गया। ठीक है, इसका pH मान 12 होगा। अच्छा, एक चीज़ और, अब pH मान 12 है तो वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? अभी हमने आपको ये बताया कि जो क्या है, जो जल का आयनिक गुणनफल है कितना है? वो जल का आयनिक गुणनफल कितना है? कंसंट्रेशन ऑफ HN इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH इज इक्वल टू 10 टू पावर -14। अब इसमें HN और OH की मात्रा बराबर है। ये कितने डिग्री सेल्सियस पर? 25 डिग्री सेल्सियस। इसमें दोनों आयन समान है, एक आयन ये है तो एक यही है, दोनों का गुणनफल कितना है? 10 टू पावर -14। तो एक का कितना होगा? HN कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना होगा? 10 टू पावर -7, और OH कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू पावर -7।
अब हम जानते हैं कि जो जल है वो क्या है, उदासीन है। जल कैसा है, उदासीन है। यानी जिस विलयन में एच आयन की सांद्रता 10⁻⁻7 हो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, जल की तरह। कैसा होगा, उदासीन होगा। या जिस विलयन में OH आयनों की सांद्रता 10⁻⁻7 है वह विलयन भी कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है। यानी जिसका pH, अब हम यदि pH निकालें इसका तो pH कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी जिस विलयन का pH कैसा हो, विलयन का pH 7 हो तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है। जिस विलयन का pH 7 हो वो क्या होगा, उदासीन होगा। अब यहीं से निकाल लेते हैं कि जब pH का मान 7 है, 7 से कम है तो वह अम्लीय है, और 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो वह क्या है, क्षारीय। यानी अब यदि हम कहें इसको कि pH 12 आया है तो ये pH 12 का क्या है, pH 12 कैसा विलयन है, अब ये क्षारीय विलयन। कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन। ठीक है, बात समझे। यानी pH मान 7 है तो ये उदासीन है। ठीक है, ये कैसा है, उदासीन है। और 7 से कम है तो अम्लीय है, 7+ है तो क्षारीय। ठीक है, ये हो गया। बात समझ आई कि नहीं। इस तरह से हमने इसको आपके बीच में इसकी चर्चा की। जल के आयनिक गुणनफल, अम्ल भस्म, pH मान। वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं कुछ इसके pH मान के न्यूमेरिकल ले लिए जाते। इसके अंकिक प्रश्नों को कुछ 4-6 अंकिक प्रश्न है महत्वपूर्ण, जिसको हम आपको बता देंगे। इसको अगले वीडियो में बताएंगे, नहीं वीडियो बहुत हमारा लंबा हो जाएगा। आज इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। ये जो टॉपिक हैं अम्ल और भस्म और pH मान, ये अति महत्वपूर्ण है। pH मान के ऊपर कभी कभी अंकिक आ जाता है, अंकिक प्रश्न आ जाता है। हमको लगता है आपकी केमिस्ट्री में, कक्षा 10 की केमिस्ट्री में pH मान पर अंकिक प्रश्न ही अंकिक प्रश्न है, बाकी अंकिक प्रश्न केमिस्ट्री में कक्षा 10 की नहीं है। कल हम कुछ अंकिक प्रश्नों को इसके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखा करिए, वीडियो पूरा देखा करिए, पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत